पोएम नंबर 9, पोएम नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16 उसमें चोरी के दो आशय स्पष्ट हमें देखने हैं। फर्स्ट है लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। अर्थात समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते हैं। अर्थात समाज में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। इसमें यहाँ दो लोगों की बात की गई है, प्रेम से समझने वाले और प्रेम से न समझने वाले। तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कुछ लोग प्रेम से कहना मानते हैं और एक ही बात में वो काम कर लेते हैं। जैसे कि आपके क्लास में स्टूडेंट जो बहुत ही एक्टिव है, एक ही बार समझ जाते हैं और होमवर्क या तो फिर दूसरा जो वर्क दिया गया है वो प्रेम से कर लेते हैं। दूसरे वो लोग लाख समझाने पर भी वो काम नहीं करते। अर्थात जिस किसी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, वो अच्छी तरह से पढ़ना नहीं चाहते, उनको कोई भी काम सौंपा जाए लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो लाख समझाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। अर्थात उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, सिर्फ मारने या डांटने पर ही वो काम करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार ही करना पड़ता है। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। कड़ाई माने कि बहुत ही स्ट्रिक्टली रहकर उनके साथ उस नरमी का व्यवहार न करके स्ट्रिक्ट रहकर काम करवाना पड़ता है। पनिशमेंट देनी पड़ती है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना जिस भाषा को वे समझते हैं, यानी कि जैसे लोग वैसी भाषा, जैसे के साथ तैसा। ऐसी कहावत आपने सुनी होगी कि जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके उनके साथ काम करवाया जाता है। अर्थात लातों के देव बातों से नहीं मानते। उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, सिर्फ वो डांटना, मारना या तो फिर फटकारना, पनिशमेंट देना ही समझते हैं, तब जाकर वो काम करते हैं। दूसरा, हम क्यों ऐसी चीज खाएं जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। अर्थात मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की इच्छा भी हो जाती है। अर्थात बहुत गरीब व्यक्ति है, वो हर एक चीज को नहीं खा पाता, नहीं ला पाता, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी के हाथ में जब देखता है उसको इस्तेमाल करता हुआ, तो उसके मन में ये लालच का भाव पैदा होता है और उसकी इच्छा हो जाती है कि मुझे भी ये चीज चाहिए। यदि यह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती है तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकिचाता। यानी कि उनका स्वभाव ही है, उनके पास नहीं है, इसलिए वो चोरी के लिए प्रेरित होता है और वो चीज को चोरी से प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। अर्थात ये पूरा चक्र है कि जिस व्यक्ति को उस चीज नहीं मिलती, उस चीज को पाने के लिए वो मेहनत करके भी अगर न मिले तो वो चोरी करना सीखेगा और वो कभी भी बंद हम नहीं कर सकते। चोरी की भावना पनपने न देने का एक यही उपाय है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए, या तो फिर उनके सामने ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं उपयोग करनी चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। अर्थात कि अगर आपके पास है तो ऐसे लोगों के सामने इसका इस्तेमाल, ऐसे लोगों के सामने नहीं खाना चाहिए जिनको ये नहीं मिलती है। तब जाकर हम थोड़ी बहुत चोरी को अटकाव दे सकते हैं या तो फिर बंद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 9 और पोएम नंबर 11 के पंक्तियों के भाव को समझेंगे। यहाँ पोएम नंबर 9 कुत्ते की सीख में से ये एक पंक्ति का भाव स्पष्ट लिया गया है जो लास्ट बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा गया था। पिछले साल की बोर्ड की एग्ज़ाम में ये पंक्ति पूछी गई थी। सेकंड इंटरनल एग्जाम के अंदर भी हमने पोएम 9 और 11 लिए हैं, उसमें ये पद पूछने वाले हैं। तो आप इस पंक्ति को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ,
कमाओ रोटी जानकर बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अर्थात कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर। शास्त्र में लिखा हुआ है कि रोटी को जान बचाकर कमाना है, पर संकट में अपने प्राण भी बचाने हैं सारी शक्ति लगाकर। अर्थात कुत्ते की सीख में आपने अच्छी तरह से समझा है तो मालूम है कि किस प्रकार अपनी जान को वो बचाने का प्रयत्न करता है और कुत्ते ने आखिरी में क्या हमको सीख दी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जान या तो फिर अपनी आत्मा, अपना जीव किसको प्यारा नहीं होता, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर के अंदर अगर हमारे जीव, जान या तो फिर आत्मा नहीं है तो ये हमारा शरीर कुछ काम का नहीं है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो, यानी कि अपना गुजरान, अपना जीवन चलाने के लिए उद्यम मानी परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, जिसमें जान पर कोई आँच न आए। अर्थात जो भी आप मेहनत करते हो उस मेहनत के अंदर आपकी आत्मा को कोई प्रकार का नुकसान न पहुँचे, आँच न आए। पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। लेकिन फिर हमारी जान पर, हमारे जीव पर कोई संकट आ जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है तो हमारे प्राण की रक्षा के लिए हमारी पूरी शक्ति हमें लगानी पड़ती है। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है क्योंकि हमें हमारा जी बचाना है। इस प्रकार पोएम नंबर 9 में एक ही पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पोएम नंबर 11, उसमें गरज उठे 42 कोटि जन, हिंदुस्तान हमारा है, यानी कि पूरी पंक्ति आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। यहाँ डॉट 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 करके बीच में स्किप किया गया है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। यानी कि हमारे भारत देश की जो आबादी है 42 करोड़, उसमें एक स्वर यानी कि एक साथ अगर कहा जाए कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हुंकार, ये आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। लोग हमें बोलते हुए या गाते हुए सुनाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों, यानी कि हमारे जो दुश्मन हैं, दूसरे देश के जो लोग हैं, उनके दिल दहक उठे हैं। यानी कि हमारी एकता को देखकर, हमारा एक स्वर देखकर, हमारे देश के प्रति प्यार या तो प्रेम देखकर दुश्मनों के दिल दहल गए हैं, घबरा गए हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रकार भारत देश की बात यहाँ की गई है कि किस प्रकार भारत के सभी लोग एक साथ भारतवर्ष हमारा है अगर कहेंगे तो हमारा दुश्मन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 में से 2 पंक्ति हमने ली है। ओके, थैंक यू।